जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए आर्मी अग्निवीर के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। और जिस भी स्टूडेंट ने इसमें 25 में से कम सही किया, इसका मतलब आपकी आर्मी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। आपके लिए आर्मी में सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और जिस स्टूडेंट ने 25 या 25 प्लस स्कोर किया है, इसका मतलब आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही है। आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप अच्छा स्कोर करते रहिए और फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है जी, क्योंकि फिजिकल तो आप सभी वैसे भी कर रहे होंगे। लेकिन यहां पर एक बात बताता हूं, जिस भी स्टूडेंट का 20, 25 या जितना भी स्कोर रहता है, आप सभी को मैं लास्ट में एक चीज बताने वाला हूं जहां से आप पढ़कर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, और वो भी आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज वाली क्लास में बताऊंगा जहां से फिक्स आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चंस आने वाला है। 30 क्वेश्चंस के अलावा बता रहा हूं, इनमें से आएंगे वो तो अलग है, लेकिन 30 क्वेश्चंस के अलावा मैं कुछ बताऊंगा, वहां से एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम्स में आने वाला है और वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है जी, तो आप सभी को क्वेश्चंस का आंसर करते हुए चलना है, क्योंकि आंसर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपका आंसर सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। यह हमें बताना है कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो सभी को पता है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। किसको जाना जाता है भाई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को काफी ज्यादा मिसाइल दी हैं, बना के दी, इसलिए इनको जाना जाता है। और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा होमी जहांगीर बाबा, यहां से आपके एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि होमी जहांगीर बाबा को किस उपनाम से जाना जाता है। तो ये हमारे परमाणु के जनक है। ठीक है जी, हमारे परमाणु के जनक हैं। जो हमारा परमाणु बम है ना, इसकी शुरुआत है वो इनके द्वारा की गई थी। और बहुत समय पहले हमारा देश है वो परमाणु बना चुका होता, लेकिन इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है जी, वैसे तो विमान एक्सीडेंट बताया जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक हत्या थी। उससे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी हत्या कर दी गई थी, ताकि ये परमाणु वाला जो सिस्टम है वो रोका जा सके और हमारा देश है उसके पास परमाणु ना हो। लेकिन हमारे देश के फिर बाद में परमाणु आया, लेकिन शुरुआत किसने की थी? होमी जहांगीर बाबा, इसलिए इनको परमाणु का जनक माना जाता है। इसके अलावा विक्रम साराभाई से भी आपके एग्जाम्स में आता है, और इनको हम मानते हैं अंतरिक्ष का जनक। तो हमारे अंतरिक्ष में जितनी भी चीजें होती हैं उनका जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई जी को। तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये बात नोट कर लेना, आपको अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी की राजधानी, सभी की मुद्राएं आप सभी को याद करनी है, और उनकी संसद का नाम। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पक्का आएगा, और ये कहां से याद कर सकते हो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, है ना। तो बताओ भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? भाई आप सभी को पता है काठमांडू है, वो कहां की राजधानी है? नेपाल की है। आंसर जिनको पता था उनका आ गया होगा, इतना ही समय लगता है, बस जीके के क्वेश्चंस में इतना ही समय लगता है। तो काठमांडू कहां की हो जाएगी? नेपाल की हो जाएगी। ढाका कहां की हो जाएगी? ढाका हो जाएगी बांग्लादेश की। ठीक है जी, ढाका कहां की हो जाएगी? बांग्लादेश की हो जाएगी। कोलंबो कहां की हो जाएगी? श्रीलंका की हो जाएगी। ठीक है जी, श्रीलंका की, जिसको अभी जो जयवर्धने कर दिया गया है। और थिम्पू कहां की हो जाएगी? ये भूटान की राजधानी हो जाएगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यहां से आप आंसर भी चेक कर सकते हो, थिम्पू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, सारे के सारे मैंने आपको बताया पड़ोसी देश है ना, सारे के सारे आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इससे कई क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 को सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था?
हमारा देश का संविधान है लागू हुआ था। इस दिन स्वतंत्र हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, गणतंत्र हमारा देश बना था। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है जी। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। विधानसभा की अंतिम बैठक है, इससे 2 दिन पहले हुई थी, 24 जनवरी 1950 को विधानसभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, विधानसभा की, ठीक है, विधानसभा की अंतिम बैठक, ये याद कर लेना है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो हमारा लिखित संविधान है। किस प्रकार का संविधान है, लिखित संविधान है, ये अपने को ध्यान रख लेना है भाई। कैसा संविधान हो जाएगा, लिखित संविधान ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। हमारा देश किस प्रकार का देश है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। और हमारे देश में कैसा शासन है, लोकतंत्र है। कैसा है, लोकतंत्र। और हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे यहां से पूछता है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, ध्यान रख लेना, स्थायी अध्यक्ष यही बने थे भाई। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी यही बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जब 24 जनवरी को अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, उस समय इनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, ठीक है जी। और एस राधाकृष्णन जी कौन हो जाएंगे, ये आप सभी को पता है, हमारे उपराष्ट्रपति बने थे। चलो, किस ग्रह को, और बाद में फिर वो राष्ट्रपति भी बने थे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये अपने को बताना है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बताइए। और यहां से एक क्वेश्चन और आता है, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, चाचा नेहरू, ठीक है जी, चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई, सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, जो महिला थी उनके द्वारा दिया गया था, महिलाओं के द्वारा है, वो सरदार की उपाधि दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है जी। वल्लभ भाई पटेल इनका नाम है, लौह पुरुष, ठीक है जी। बताइए अब किस क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, सौरमंडल पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, और जो मैं आपको सोर्स देने वाला हूं वहां पर आप आराम से पढ़ना, हर ग्रह के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में आ सकता है, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है जी। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को है वो लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, बुध ग्रह है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा, ठीक है जी। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इस प्रकार से अपना है। चलो, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए, और काउंट करते हुए चलना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। लास्ट में सभी को कमेंट करके बताना है, और मैं फिर बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो जो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया है वो लिखा गया रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा है, लिखा गया है। इन्होंने हमारे भारत के अलावा जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसका भी लिखा है, उसका भी राष्ट्रीय गान है, वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम क्या है, आमार आमार सोनार बांग्ला, ठीक है जी, आमार सोनार बांग्ला। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि आमार सोनार बांग्ला है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। राष्ट्रीय गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा है वो लिखा गया है, आनंद मठ में, ठीक है जी, आनंद मठ, ये अपने को ध्यान रख लेना है, मट्ठा नहीं है भाई, मठ है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्स में आता है इसरो की फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर इंडियन स्पेस की रिसर्च होती है, अंतरिक्ष की। तो ये कहां पर है? बेंगलुरु। और अगर आपसे राज्य का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक, कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बताइए भाई। तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी हो जाएगी? ये भी गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है जी। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। बल्ब का आविष्कार, और आज वाली क्लास में मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को रखा है। आने वाली क्लास में आपको शानदार टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम्स की जान बनने वाले हैं, और ये जीके में भी होगा, ये आपके मैथ में भी आने वाला है। ठीक है जी। तो चलिए आंसर कीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस एडिसन के द्वारा है वो बल्ब का आविष्कार किया गया था। और थॉमस एडिसन से आप ये सीख सकते हो कि अगर बार बार फेल हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप काबिल नहीं हो। तो ये लगभग 100 बार फेल हुए थे बल्ब का आविष्कार करने से पहले। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, ये डिमोटिवेट भी हुए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन लास्ट में इन्होंने बल्ब बनाया। तो ये याद रख लेना, थॉमस एडिसन इनका नाम है, बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया था। वंदे मातरम की रचना किसने की है? वंदे मातरम की रचना है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये आप सभी को पता ही है किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा की गई है। और ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है जी। और सुभाष चंद्र बोस जी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ठीक है जी। इनके बारे में अगर हम बात करें तो क्या बात करते हैं बताओ? इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है सबसे पहले तो। नेताजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये हमसे पूछा जाता है। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है जी। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसके बोल हैं? किन्होंने ये नारा लगाया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने है वो ये नारा लगाया था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज को आगे बढ़ाने का काम भी इन्होंने ही किया था, आजाद हिंद फौज का। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रपिता की उपाधि है इन्होंने ही दी थी महात्मा गांधी जी को। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, राष्ट्रपिता की। ठीक है जी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की। इसलिए हम उनको महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी जी को। तो ये अपने को याद रख लेना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में आ रहा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? देखो एसआई मात्रक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, तो ये अपने को याद रख लेना है। कुछ मैं यहां पर लिस्ट बताऊंगा, ये सारी की सारी लिस्ट है ना, ये अपने को ध्यान रख लेनी है, 7 वाली। ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में आएगा। ये वाला देखो, इस पूरे को आपको याद रख लेना है। इनका सिंबल भी है, ठीक है, इनकी यूनिट भी है। इनकी द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोमीटर में। केजी लिखा जाता है। लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। इसको एम से लिखा जाता है। समय को सेकंड में। एस से लिखा जाता है। तापमान को केल्विन में। के से लिखा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में, बहुत बार मैंने भी करवाया है। ए से इसको लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। सीडी से लिखा जाता है। और पदार्थ की मात्रा को मोल में, MOL से लिखा जाता है। तो इसको जरूर लिख लेना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोबारा से आप इसका एक बार रिवीजन कर लेना। ये आपसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है जी। अब किसका आपसे पूछा है आप आराम से निकाल सकते हो। इसको मैं हटा देता हूं अब, है ना। चलो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बल का एसआई मात्रक। आगे बढ़ता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। ठीक है जी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जी। ठीक है जी। और वर्तमान में भी
जो महिला ही है हमारे देश की राष्ट्रपति, तो कमेंट करके बताना है उनका नाम क्या है। नाम बताइए सभी कमेंट करके, ठीक है जी। सरोजिनी नायडू जी के बारे में आपको पता ही है, कमेंट करिए। तो द्रौपदी मुर्मू जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको नहीं पता याद रख लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा है वो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। और ये किसके अनुसार है, 2011 की जनगणना के अनुसार है, जनगणना के अनुसार। और अभी जनगणना है वो स्टार्ट हो रही है, 2027 में ये जनगणना कंप्लीट होगी। तो पहले पहले जॉब ले लो, अभी 2011 वाली से काम चल रहा है, वरना फिर वो दूसरी भी याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और जनगणना से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर आएगा, आज ही सर्च कर लेना जनगणना प्रवीण कटारिया, मिल जाएगा यूट्यूब पे, और पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, ये अपने को बताना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। सबसे आसान क्वेश्चन है। सूर्य का जब प्रकाश है हमारे शरीर को टच करता है, हमारी स्किन त्वचा को टच करता है, तब जाकर विटामिन डी बन रहा होता है। कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी बनता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। विटामिन सी है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में पाए जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। जैसे अपना आंवला हो गया, उसमें सबसे ज्यादा होता है, संतरा, नींबू, मौसमी, इन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। और विटामिन डी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके अलावा भी जो दूध वगैरह होता है उनमें ये पाया जाता है। चलो, ताजमहल किसने बनाया, बताओ ताजमहल किसने बनाया। ताजमहल किसने बनाया, तो सभी को पता है ताजमहल है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे याद करवा देता हूं। मुगल काल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मुगल काल या मुगल वंश आप इसको बोल सकते हो। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा की गई थी, ठीक है जी, बाबर के द्वारा की गई थी। फिर इसका बेटा कौन था, हुमायूं था इसका बेटा, जिसको किसने हरा दिया था, शेरशाह सूरी ने, ठीक है भाई, शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था और ये भाग गया था। फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद दोबारा आया था। फिर हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर था, ठीक है जी, अकबर था। अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर आया, और जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। बाबर ने क्या किया था, पानीपत का पहला युद्ध किया था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है जी। अकबर ने क्या किया था, पानीपत का दूसरा युद्ध किया था, जो किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। लेकिन अकबर क्या था, उस समय बच्चा था, तो इसका संरक्षक की भूमिका किसने निभाई थी, बैरम खान ने निभाई थी, बैरम खां या बैरम खान ने निभाई थी। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अंतिम जहांगीर के बाद फिर आपका शाहजहां, शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब, और फिर ऐसे चलता रहा, ठीक है जी। और बस यही इंपॉर्टेंट है। सबसे क्रूर राजा कौन था, औरंगजेब था, ठीक है जी। और अगर आपसे कोई पूछे कि चित्रकला किसके काल में हुई थी, जहांगीर के काल में, चित्रकला से संबंधित कुछ भी पूछे ना, चित्रकला से संबंधित, तो ये जहांगीर का काल हो जाएगा। इमारत से पूछे तो वो किसका काल हो जाएगा, शाहजहां का काल हो जाएगा, ठीक है। चलो, और जो ये ताजमहल बनाया गया था मुमताज बेगम की याद में, मुमताज बेगम की याद में बनाया गया था भाई, ठीक है जी। बोला जाता है प्यार के लिए, लेकिन धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहा था और बच्चा पैदा करते समय ही मृत्यु हो गई थी। तो अब प्यार कैसा था वो आप समझ सकते हो, और बहुत सारी रानियां भी थी। तो अब क्यों बनवाया था, कैसे बनवाया था, इसके बारे में तो वही जाने। चलो, ठीक है जी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र सारे याद कर लेना, लिस्ट बना रखी है स्टैटिक जीके में, तो आप वहां से जरूर पढ़ लेना। तो ये तो सभी को पता होगा, H2O हो जाएगा, ठीक है जी। सोडियम क्लोराइड का पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा CO2, आप सभी को पता है। ऑक्सीजन आपको पता ही है, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, CO2, ठीक है। और यहां से एक चीज बता देता हूं, श्वसन जब हम करते हैं
श्वसन करते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं जब हम श्वसन करते हैं। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, उसको क्या बोला जाता है, श्वसन बोला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बताओ कौन था। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। अशोक कौन था, पहले तो ये आप सभी को पता होगा, मौर्य वंश का शासक था। कौन था अशोक, मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। और ये कौन था, ये अशोक का दादा था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ, बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन हुआ, अशोक हुआ। और मौर्य में सबसे सम्राट और सबसे बड़ा राजा कौन हुआ था, अशोक ही हुआ था। इसने क्या किया था, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद इसने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म। दादा पोता ने अलग अलग धर्म अपनाया था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, कौटिल्य। ठीक है जी, दूसरा नाम क्या है उसी का, चाणक्य। तीसरा नाम क्या है उसी का, विष्णुगुप्त। ठीक है जी, तीनों नाम उन्हीं के हैं भाई, विष्णुगुप्त। ठीक है जी, ये। और इन्होंने किसकी रचना की थी, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अर्थशास्त्र की रचना है, वो भी इसी के द्वारा की गई थी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिंसेप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना, सारे के सारे आप सभी के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मौर्य वंश का शासक था। तीसरे नंबर का था, मैंने आपको बता ही दिया है। चलो, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है। तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं उनको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बस इतना याद रख लो, है ना, मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि अलग अलग क्लास लेके आऊंगा, एक में हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, एक में पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको मिल जाए। चलो, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, ये अपने को बताना है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, केरल हो जाएगा। केरल कौन सा हो जाएगा, केरल। असम से चाय सबसे ज्यादा उत्पादन, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है चाय का। कर्नाटक से क्या होता है, अपनी कॉफी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है कॉफी के बारे में। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्रों और तांत्रिक आचारों को महत्व दिया गया है, ये अपने को बताना है, बौद्ध धर्म में। और जो मैं लास्ट में आपको सोर्स बताने वाला हूं, जहां से आपको पढ़ना है, जिससे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, वहां पर बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से सारी चीजें लिखी हुई है। तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्रयान। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आंसर करते हुए चलना है भाई। वैदिक कालीन लोगों को सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, बताओ। जो वैदिक कालीन लोग थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था, वैदिक कालीन लोग, तो इन्होंने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, तांबे का प्रयोग किया था। लोहा तो बाद में आया, सबसे लास्ट में आया लोहा। ठीक है जी, तो याद रख लेना, तांबे कॉपर का, कभी कॉपर ऐसे भी लिख के दे देता है कॉपर का। ठीक है, तो याद रख लेना कॉपर का इस्तेमाल किया था। और कॉपर अपने देश में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, राजस्थान के खेतड़ी में। ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी में होता है, ये अपने को ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सब कुछ वहां पर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी, अपने को बताना है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में बताइए, फिर मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको करंट अफेयर वाले क्वेश्चन याद करवाता हूं, फिर आगे के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन और बचे हुए ना, उनको फिर हम आगे करेंगे।
ताकि आप ऐसा नहीं कि लास्ट 30 क्वेश्चंस देखे और आप भाग जाओगे। वो क्वेश्चंस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। चलो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंजू, बॉबी, जॉर्ज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस याद करवा देता हूं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। अपने राज्य के 5 राज्य के अभी मुख्यमंत्री बने हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से सबसे पहले तो आप देखिए टीवी के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु राज्य के बारे में हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि इन्होंने नई पार्टी बनाई थी। अभी इन्होंने पार्टी बनाई थी, पार्टी बना के इन्होंने घोषणा की कि हम चुनाव लड़ेंगे, और फिर चुनाव लड़ने के बाद क्या हो गए, ये भाई मुख्यमंत्री बन गए हैं। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इनका नाम है सी जोसेफ विजय। ठीक है जी, जिनको थालापति विजय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। टीवी के इनकी पार्टी का नाम है और सी जोसेफ विजय इनका नाम हो जाएगा। ये तमिलनाडु के क्या बने हैं भाई? मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो असम के हैं, जो पहले भी थे और अभी भी हैं, जिनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। और ये कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भाई बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और काफी जगह पे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वो अपने वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो हिमंता बिस्वा शर्मा आपने को याद रख लेना है, बीजेपी के हैं। ठीक है जी, ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। फिर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो था पश्चिम बंगाल। आप सभी को पता है वहां पर टीएमसी की सरकार थी। ठीक है जी, ममता बनर्जी जी की सरकार थी, 3 बार वहां पर लगातार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन अब क्या हुआ, बदल दिया गया। अब किसकी सरकार बन गई है? वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई है और शुवेंदु अधिकारी हैं। शुवेंदु अधिकारी ये क्या बन गए हैं भाई? पश्चिम बंगाल के क्या बन गए हैं? मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा केरल के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है वीडी सतीशन। ये कांग्रेस यूडीएफ जो उनका गठबंधन था उनसे बने हैं भाई वीडी सतीशन, ये भी अपने को याद रख लेना है। ठीक है जी, और पांडिचेरी या पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है एन रंगासामी। ठीक है, तो ये अपने को सारे और बाकी डिटेल आप यहां पर पढ़ सकते हो, आराम से याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों नाम याद रख लेना और इनकी पार्टी का नाम भी याद रख लेना। ये किससे बने हैं? AINRC से बने हैं भाई। ठीक है जी, ये उसके संस्थापक भी रहे हैं उस पार्टी के। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये भी संस्थापक है टीवी के। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ममता बनर्जी वाला मैंने आपको बताई है, टीएमसी पार्टी से हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, और वो पश्चिम बंगाल में हार गई हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन 3 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे जिनकी इस बार हार हो गई है। ठीक है, चलो। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यहां कहां पर हो जाएगा ये आप सभी को पता है, बहुत बार मैंने आप बता चुका हूं मैं आपको, अडियार चेन्नई में। ठीक है जी, जो क्वेश्चन बार बार बताया जाता है ना, इसका मतलब है कि पिछली बार नहीं आया तो इस बार आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहां पर है? अडियार चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि असम राज्य हो जाएगा। ठीक है, भारत है, अधिकतर चाय खुद ही पी जाता है फिर। ठीक है जी, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी अच्छी चाय होती है भाई। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये सभी को पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक के द्वारा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पैलियोन्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये जितने के जितने लॉजी हैं सभी को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। सारी की सारी लॉजी हैं वो मैंने डाल रखे हैं अपने स्टैटिक जीके वाले पार्सन में, तो वहां पर आप पढ़ सकते हो। जिनके पास अपना जो नोट्स होंगे वो आराम से पढ़ रहे होंगे और वो सभी इसका आंसर भी कर देंगे। बताइए इसका आंसर कीजिए। तो जो पैलियोन्टोलॉजी है इसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्म का। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? जीवाश्म विज्ञान बोला जाता है इसको। पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विक्टोरिया महारानी की घोषणा द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज को कब सौंपा गया? बताओ। विक्टोरिया महारानी की घोषणा द्वारा भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज को कब सौंपा गया था? ये अपने को बताना है।
तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय बोला विक्टोरिया महारानी ने कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो आप सभी को पता होगा पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर उनको वायसराय का पद में बदल दिया गया और सत्ता अपने हाथ में ले ली विक्टोरिया महारानी ने। तो कब हुआ था ये? 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। और 1857 की क्रांति हुई थी, ये आप सभी को पता है। उसके बाद में, क्योंकि उन्होंने बोला तुमने तो क्रांति करा दी, कल ऐसा हो सकता है कि तुम विजय प्राप्त करवा दो, है ना। तो इस वजह से उन्होंने बोला हम चलाएंगे अब। चलो, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की राजभाषा क्या है? कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने डाला है। जो छत्तीसगढ़ के होंगे उनको तो पता होगा, बाकी लोगों को नहीं पता होगा। तो बताइए, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा क्या होती है? राज्य की भाषा, ठीक है जी। जैसे मैं हरियाणा राज्य की बात करूं तो हरियाणा राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी है। वैसे ही छत्तीसगढ़ की आप बताइए। छत्तीसगढ़ी नहीं है भाई, ये बोली है, हिंदी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ठीक है। डायलॉग है भाई, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ये अपने को बताना है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1858 में तो क्या हुआ था? अभी हमने पढ़ा था, विक्टोरिया महारानी ने अपने कब्जे में ले लिया था भारत का शासन। 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस का गठन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता देता हूँ राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। पहला क्वेश्चन जो बार बार आता है, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके अलावा कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। वर्तमान में इसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो भी कहां पर हुआ था? बंबई में भी। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि बंबई में कहां पर हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज था वहां पर क्या हुआ था? इसका पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1885 में, दिसंबर 1885 में बंबई में, ठीक है जी, बंबई में हुआ था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब बात आती है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भाई A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम क्या हो जाएंगे? इसके संस्थापक हो जाएंगे। लेकिन पहले अधिवेशन के ही अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, ठीक है जी। जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे ना कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, या जिसको WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। ये शॉर्ट फॉर्म है, तो WC बनर्जी हो जाएगा। यहां से हटा के इधर लगाओ, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। और स्टार्टिंग में कितने थे? 72 प्रतिनिधि थे, ये भी अपने को ध्यान, ठीक है जी। तो ये यहां पर अपना समाप्त होता है। तो कमेंट करके जरूर बता देना सभी स्टूडेंट कि क्या स्कोर आपका रहा है और कहां से आप पढ़ सकते हो। इनको सभी को याद कर लेना, इसलिए लिखा है ताकि लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सको। अब जिनका कम स्कोर हुआ है या जिनका 25 भी स्कोर हुआ है, तो आपको क्या करना है? अपने ऐप पे जाना है। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में नोट्स, बिल्कुल फ्री कर दिया मैंने आप सभी के लिए। वहां पर स्टैटिक जीके में अगर आपका कम स्कोर हो रहा है तो स्टैटिक जीके आप पढ़ सकते हो। साइंस में कम स्कोर हो रहा है तो साइंस आप वहां से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपका जीके में कम स्कोर हो रहा है, यानी कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी में कम स्कोर हो रहा है तो आप वहां पर पढ़ सकते हो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आर्मी में कंप्यूटर आएगा, तो वहां पर आपके लिए कंप्यूटर भी अवेलेबल है, तो आप कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो, ठीक है जी। तो आराम से वहां पर जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।